आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या नेपाल में जो हुआ है किसने किया है? वो क्या अमेरिका का उसमें हाथ है? श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, सेम स्क्रिप्ट है गुरु। इंडिया टुडे का एक अच्छा आर्टिकल है। इस तरीके की तस्वीरें वायरल है। वीडियोस भैया मैं दिखा नहीं सकता, मैं सच बताऊं तो। एआई अवतार का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मात्र 300 रुपये का है। तो अगर आप 23 सितंबर से पहले लेते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है। तो देखिए, ये सब हमने देखा कि पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, श्रीलंका का तो 2022, सॉरी पहले श्रीलंका 2022 कि किस तरीके से श्रीलंका में एकदम से तख्ता पलट हुआ और राजपक्षे परिवार अभी भी वैसे श्रीलंका में ही है, लेकिन ट्रांजिशन हुआ। फिर हम पाकिस्तान के इमरान खान को लात मार के भगा दिया गया। और अब आप देख ही सकते हैं कि जो आसिम मुनीर आया है वो अमेरिका के कितना करीब है। पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में, और अब हम देखते हैं कि नेपाल में। तो भारत के जितने नेबर्स हैं, जो पड़ोसी, उनको अस्थिर किया जाए। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ना, ये गलत है। देखिए, रामचंद्र पौडेल, पीएम केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, 22 लोग अभी तक मर गए हैं। ये सब के सब रिजाइन करेंगे, बट इट्स नॉट मैन। देखिए, होता क्या है, तख्ता पलट कराने के लिए सीआईए या इंटेलिजेंस एजेंसी तब इन्वॉल्व होती है जब उनको लगता है कि कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग, अगर आप पाकिस्तान के केस को निकाल दें, बाकी हर जगह, श्रीलंका में, श्रीलंका के हालात बहुत ख़राब थे। लोगों की हालात बद से बदतर हो गई थी। श्रीलंका बिक गया था चाइना में। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का भी सेम हिसाब किताब था। शेख हसीना जो है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बर्बरता बरसा दी थी, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जिसकी वजह से लोगों में दिमाग खराब हो गया था। और नेपाल ने तो हद ही कर दी थी। नेपाल की जो सरकार है ना, वो तो मतलब पता नहीं कहाँ पहुँच गई थी। और इसीलिए लोगों ने ना बोला कि बस बहुत हुआ सम्मान, ऐसी की तैसी करने का वक्त आ गया है। तो मेन जो हीरो है ना, वो पीपल है, ठीक है, मेन पीपल है, मेन लोग हैं। क्योंकि ये जो हैं, इनका अगर दिमाग खराब होगा तो आप गए, कोई भी सरकार टिक ही नहीं सकती। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे ट्वीट्स है कि ये अमेरिकन इंजीनियर्ड है, सीआईए की इसमें मिली भगत है। और सीआईए ने जो है जिस तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, लेकिन अगेन उसमें मैं सबसे बड़ा इसमें लोगों का ही, आप पाकिस्तान को बस छोड़ दें, बाकी बांग्लादेश में भी तो हाथ तो था एकदम सीआईए का, नो डाउट। भाई देखिए, जो ये मोहम्मद यूनुस कहते हैं ना कि ये तो अमेरिका का ही एजेंट है, और जो मोहम्मद यूनुस का संगठन है भाई, उसमें अमेरिका पैसे डलवाता था, और प्रोटेस्ट में भी सब पैसे से बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अब ये सब हम बता चुके हैं कि आखिरकार ये सब क्यों हुआ इससे पहले वाले लेक्चर में। लेकिन बात ये है कि क्या नेपाल में वाकई में अमेरिका का हाथ है या इंडिया का हाथ है? देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की स्पेकुलेशन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से नेपाल में चीजें हो रही थी, वो लग रहा था बिल्कुल इंडिया इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है नेपाल में ऑलरेडी ऑर्केस्ट्रेटेड थे, और ये सही थे, कोई गलत चीजों पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे। सरकार बिक चुकी थी। 2008 में नेपाल में नया संविधान आता है, नई सरकार आती है, 90 सिविल वॉर के बाद नेपाल में सरकार बनती है। 14 सरकारें आ गई, लेकिन 3 प्रचंड के पास, जो कि एक माओइस्ट नेता है, देओबा जो कि 5 बार प्रधानमंत्री रहा है, और उसके बाद केपी शर्मा ओली, इन्हीं तीनों के पास सत्ता घूम फिर के आती रही। ठीक है, 17 साल हो गए, और कोलिशन रिजीम अनस्टेबल थी। तो डेमोक्रेसी नेपाल में फेल हो गई है। दूसरा पॉइंट, लीडरशिप जो है वही केपी शर्मा जो प्रो चाइना है, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो माओइस्ट सेंटर, लेकिन ये भी प्रो चाइना है, और शेर बहादुर देओबा, इन्हीं तीनों में ये सब के सब प्रो चाइना है। चाइना एक तरीके से नेपाल को कंट्रोल कर रहा था। भारत के साथ आप ऐतिहासिक तौर पर पिछले 2000 सालों से जुड़े हुए हो, और आप ये नहीं सोच सकते कि आप आज ही के आज ही नेपाल से जुड़ जाओगे, मतलब चाइना से जुड़ जाओगे। वैसे भी नेपाल जो है वो बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत से। तिब्बत चाइना का ऑफिशियल, ठीक है, ऑटोनोमस सेंटर है, बट ऐसा नहीं कि चाइना तिब्बत में हमेशा था। एक ना एक दिन तिब्बत भी आज़ाद होगा। तो ये चीज़ समझनी है, जितनी मदद भारत करता है उतनी चाइना कभी नहीं कर पाएगा। पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, और ये नेपाल के लोगों को दिखा कि लीडर्स तो अपनी जेब भर रहे हैं, हमको कुछ मिल नहीं रहा है। और फिर हम ये देखते हैं कि ये जितने भी 3 लीडर्स थे, युवाओं का एंगर है, और ये सब सारी चीज़ें कि प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट भी हुए कि मोनार्की को वापस लाओ।
ज्ञानेंद्र शाह को वापस लाओ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुए क्योंकि लोग परेशान थे। अगर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते, लोगों को इकोनॉमिक रिलीफ देते, तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। ये नेपो किट कैंपेन चलाई गई, जो कि सच है कि आप देखिए कि लीडर्स के जो बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कितने महंगे, कोई कपड़े इतने महंगे, 50 लाख तो फीस है, ये जहाँ पे पढ़ रहे हैं साल की 50 लाख फीस है। उसके बाद चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और ये जो सोशल मीडिया बैन था इसमें भी चाइना का फैक्टर रहा है। अब केपी शर्मा ओली जुलाई 2024 में ये प्रधानमंत्री बने, ये चाइना गए, भारत नहीं आए। ये भारत, बल्कि ये मालदीव्स का, नेपाल का ट्रेडिशन है कि जैसे ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा आप सबसे पहले भारत आइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आपको यहीं से है। लेकिन ये गए चाइना। अब ओली ने BRI, जिससे चाइना खुद बाहर जा रहा है, ये एक फ्रेमवर्क साइन करके आ गए। 41 मिलियन डॉलर का इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, जिसमें से इसने पता नहीं कितना पैसा खाया है चाइना ने, चाइना से इसने। ठीक है, तो अब नेपाल में चाइना इन्फ्लुएंस डीप हो गया, हो जाए, डेवलपमेंट हुआ कुछ नहीं, नेपाल के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तभी तो बोला जा रहा है केपी चोर देश छोड़, इंडिया और बाकी अमेरिका को भी ये गुस्सा किया। तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो देखी है। ये जितनी भी कैंपेन है इसमें 110% कुछ ना कुछ मदद ज़रूर आई होगी। ये शुरुआत में प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन धीमे धीमे कुछ तो होते हैं कि सरकार, वही बाहर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक है। बट इसमें इन्फ्लुएंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि सब कुछ अंदर ही अंदर काम होता रहता है। तो अब एनालिस्ट बोलते हैं कि चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि साउथ एशिया को एक्सपैंड करें और अपनी हेजीमनी जो है वो यहाँ पे लेकर आए, श्रीलंका पाकिस्तान के बाद। लेकिन देखिए आप देखिए, पाकिस्तान में चाइना फैक्टर रहा, श्रीलंका में चाइना फैक्टर रहा, बांग्लादेश में भी चाइना फैक्टर रहा। हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ चाइना का साथ था वो सरकारें गिरी। बांग्लादेश में जो है वो, हालांकि इंडिया फैक्टर था क्योंकि शेख हसीना प्रो इंडिया थी, लेकिन वहाँ पे CIA इन्वॉल्व था। ओके, अब अमेरिका चाइना की राइवलरी देखते हैं नेपाल में। देखिए एक प्लेग्राउंड है नेपाल, इससे कोई भी नकार नहीं सकता, जियो पॉलिटिक्स का प्लेग्राउंड बना हुआ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बोला कि नेपाल जो मिलेनियम चैलेंज नेपाल कॉम्पैक्ट है, 500 मिलियन डॉलर दिए इनटू एनर्जी एंड रोड प्रोजेक्ट। अब देखिए ये जितने पैसे दिए जाते हैं, कोई अकाउंट बना के दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट में, वो आपको लगेगा कि शायद एनर्जी का अकाउंट है या कोई ऐसा अकाउंट है या कोई NGO अकाउंट है, बट उसके द्वारा जो है पैसे को बांटा जाता है। अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अमेरिका अगर कहीं पैसे डाल रहा है तो उसका लंबा प्लान होता है कि किस तरीके से इस पैसे को यूज़ करना है। अब चाइना का जो BRI इन्वेस्टमेंट है, इससे क्लैश किया वो, ठीक है, नेपाल ने भी पैसे लिए। ओली ने अभी दोस्तों SCO समिट और जो विक्ट्री डे परेड थी ये वहाँ पे गए। चाइना का इसमें रोल नहीं है, चाइना तो चाहता था कि KP ओली बने रहे, KP ओली रहे तो बढ़िया ही रहेगा सब कुछ। तभी तो देखा आपने कि 17 अगस्त को जो ऑर्डर आया सोशल मीडिया का, वो अमेरिकन ऐप्स तो थी ही, और अमेरिका ने भी बोला होगा, ऐप्स तो चलिए ठीक है उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया, बट अमेरिका ने भी 7 दिन का खाली टाइम दिया था सरकार ने। तो एनालिस्ट यही बोलते हैं कि अमेरिका की जो डीप स्टेट है, हो सकता है कि उसने रिजीम चेंज नेपाल में कराया हो, क्योंकि देखिए बढ़ता दखल है जो चाइना ने किया है। चाइना की मिलिट्री परेड में जाना, SCO में अटेंड करना, वहाँ से पैसे लाना, BRI इनिशिएटिव, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लगा है कि नेपाल चाइना के हाथ में जा सकता है, जिससे बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ होगा। विद द हेल्प ऑफ इंडिया, इंडिया ने तो बिल्कुल हेल्प की होगी, 110% हेल्प की होगी। तो वही बता रहे हैं कि ये सेम स्क्रिप्ट है कि जो युवा है वो प्रोटेस्ट को लीड करता है, सरकारी बिल्डिंग्स को जलाना, लीडर्स भाग जाते हैं और अल्टीमेटली अमेरिकन फ्रेंडली गवर्नमेंट आती है। ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है वो कंथन साहब ये बोलते हैं। तो यही आपको बांग्लादेश में भी सेम स्क्रिप्ट जो है वही बांग्लादेश में भी देखने को मिली कि भैया अमेरिका ने बोला था कि हमको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, हमको बेस बनाना है, मना कर दिया शेख हसीना ने। और उसके बाद हम सबको पता, और शेख हसीना अभी तक ये कहती हैं कि ये तो अमेरिका की वजह से मेरी सरकार गई है। अब इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है, देखिए दिक्कत ये है कि ये जो भी हुआ है इंडिया के साथ आपको आना ही पड़ेगा, ये तो जग जाहिर बात है। ओली जो है वो इंडिया सितंबर में आने वाले थे। अब ओली कहते थे कि हम सारे जो संबंध है उसको सही करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी दोस्तों सितंबर में ही आ गया है वहाँ पे रेवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस इस समय तो ख़राब है, हालांकि आज से वो भी सुधर रही है। सितंबर से रिलेशन सुधरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी ने एक दूसरे के ऊपर प्यार बरसाया है। लेकिन दोस्तों वो प्रेसिडेंट, वो पर्सनल ठीक है,
बट अल्टीमेटली इंडिया और अमेरिका के रिलेशन अगर डीप स्टेट की बात करें तो अच्छे खासे स्ट्रांग है। सीआईए, देखिए सीआईए बहुत ही, मैं क्या बोलूँ इसको, ठीक है गाली वाली निकल जाएगी, लेकिन सीआईए जो है ना ये बड़ा खतरनाक संगठन है। ये किसी के साथ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है। ये आज आपके साथ है, कहो चुरा भोग दे। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है ना वो ऐसे ही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखती हैं। तो जो प्रोटेस्ट है टाइमिंग का, वो कहीं ना कहीं एक सस्पेशन तो है कि प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। नेपाल इस समय चाइना और अमेरिका के बीच में फंसा हुआ है और अमेरिका को इंडिया को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इंडिया का भी इसमें हाथ होगा डेफिनेटली। इंडिया जो है ये जो भी हुआ, जैसे हामी नेपाल एक संगठन, एक एनजीओ भले ही है, उसने काम किया है, नो डाउट ये यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं, बट पैसा आया होगा, कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किए गए होंगे, ये कैंपेन चलाई गई है, सोशल मीडिया पे भी चलाई गई है, हर जगह ये दिखा है। ओके, तो पब्लिक एंगर, चाइना डीपनिंग इन्फ्लुएंस और अमेरिका के स्ट्रैटेजिक पुशबैक, फाइनेंशियल एड और बाकी कॉवर्ट इन्फ्लुएंस, ये दिखाता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा इंडिया को ही होगा। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई भी सरकार आती है, मिलिट्री टेक ओवर करती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा इंडिया को होगा। मुझे लगता है भले शाह को, क्योंकि वो इंडिया से पढ़े भी हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बाकी जो होगा वो देखेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।